प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और चैप्टर नंबर 2 का जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। और आज हम इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे स्पेशल केसेस। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी डिटरमिन की थी आफ्टर कुलियन, m1 की वेलोसिटी v1 डैश, m2 की वेलोसिटी v2 डैश। वो वाला लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहां से भी आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और उस लेक्चर में हमने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 डिटरमिन की थी। इक्वेशन नंबर 5 से हमें v1 डैश मिलता है, इक्वेशन नंबर 6 से v2 डैश। v1 डैश m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कुलियन, v2 डैश m2 की वेलोसिटी है आफ्टर कुलियन। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसको पहले सुन लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि जो केसेस हैं ये भी प्रॉपर्ली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बाद वक्त शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। अब एक्चुअली केसेस हैं क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये बॉल है जिसका मैस m1 है, ये बॉल है जिसका मैस m2 है। अब आपकी बुक में यहां पर केसेस दिए हैं, ये केस 1 है, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 में वो कहता है कि अगर ये जो बॉल है फर्स्ट बॉल इसका जो मैस m1 है और इस सेकंड बॉल का जो मैस m2 है ये आपस में इक्वल हो जाए, यानी m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाए, तो फिर ये जो फाइनल वेलोसिटीज हैं v1 डैश v2 डैश इन पर क्या असर पड़ेगा वो हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि m1 को m2 की इक्वल रख के इन दोनों इक्वेशन से रिजल्ट निकालेंगे। वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हैं तो v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज क्या आती हैं। और उसके बाद जो आपकी बुक पर सेकंड केस दिया गया वो है व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, यानी m1 और m2 दोनों बराबर हों और साथ ये जो m2 है ये रेस्ट पर हो यानी v2 0 हो। इस केस में जब m1 जाकर उसको कोलाइड करेगा तो फिर फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 डैश और v2 डैश क्या होंगी, वो हमने इन फार्मूला से डिटरमिन करनी है। थर्ड केस में वो कहता है कि एक लाइट बॉडी जो है वो मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करती है, यानी m2 तो बहुत ज्यादा है बट m1 बहुत स्मॉल है, तो फिर जब m1 उसके साथ जाकर कोलाइड करेगा तो उस केस में क्या होगा। इस केस में हमने ये भी कंसीडर किया है कि ये जो m2 है ये रेस्ट पर होगा, यानी ये मैसिव होगा, रेस्ट पर होगा, ये बहुत लाइट होगा। जब ये जाकर उसको कोलाइड करेगा तो फिर फाइनल वेलोसिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी v1 डैश और v2 डैश क्या होंगी उस केस में। देन फोर्थ केस है कि जब एक मैसिव बॉडी यानी मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, यानी m2 स्मॉल हो, एक जगह पर रुका हुआ हो, v2 0 हो और उस केस में जो m1 है ये मैसिव हो, ये जाकर उसे कोलाइड करे तो फाइनल वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर जो सबसे पहला केस है वो क्या है, व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल। देखिए m1 और m2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इट्स मीन यहां पर ये जो m1 इस बॉल का मैस है, m2 इस बॉल का मैस है, ये दोनों मैसेज आपस में इक्वल है। आपने कोशिश करनी है कि जब इनको ड्रा करना है तो सेम साइज का ड्रा करना है ताकि सेम लगे। यहां पर मैस m2 मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, m1 भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। आफ्टर कुलियन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहां पर जो m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कुलियन हमने वो डिटरमिन करनी है। बिफोर कुलियन तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2। m1 और m2 दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। हमने डिटरमिन क्या करना है कि जब ये केस होगा कि m1 और m2 आपस में इक्वल होंगे, m1 v1 के साथ मूव कर रहा होगा, m2 v2 के साथ मूव कर रहा होगा, तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटीज हैं आफ्टर कुलियन v1 डैश और v2 डैश वो क्या निकल कर आएंगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले v1 डैश निकालेंगे फिर v2 डैश निकालेंगे। यहां पर आप कैसे स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैस m1, वेलोसिटी ऑफ मैस m1 आफ्टर कुलियन इज, तो भाई वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कुलियन कितनी आ रही है, v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 साथ में क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 और साथ में क्या आ जाएगा v2। इस केस में हमने क्या करना है कि m1 और m2 को इक्वल रखना है, तो हम लिखेंगे इन दिस केस m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि इस केस में m1 और m2 आपस में इक्वल है। यहां पर अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि m2 की जगह पर उठाकर m1 पुट कर देते हैं या m1 की जगह पर उठाकर m2 पुट कर देते हैं, बट मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इस तरह से करें कि दोनों को m की इक्वल रख दें, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो m की इक्वल रख दें। इन दिस केस m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 डैश इज इक्वल टू, देखिए यहां पर m1 को भी आप m इनपुट कर दें, m2 को भी m इनपुट कर दें, तो m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, साथ में v1 इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m, v2 भी इसी तरह से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, मैं इंप्लाइज डाल के स्टेप आगे करूंगा, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है। यहां पर m माइनस m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो v1 डैश इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m के इक्वल हो जाएगा 2m के, साथ में क्या आ जाएगा v1 प्लस 2m इसी तरह से रहेगा ऊपर डिवाइडेड बाय, नीचे m प्लस m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आपको क्या मिलेगा, v1 डैश इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग क्या हो जाएगा 0 ही, प्लस 2m कैंसिल हो जाएगा, साथ v2 है तो v2 इसी तरह से। दिस इंप्लाइज दैट v1 डैश इज इक्वल टू v2। भाई v1 डैश जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो किसी को होगी है v2 की। अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह का एरो यहां पर ड्रा करना है, क्योंकि इक्वल हो गए v1 डैश इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गई v2 के, तो यहां पर v2 लिख दें। अब यहां पर ये छोटी छोटी चीजें काउंट होती हैं कि आपने डायग्राम पर ये चीज लिखी है नहीं लिखी, और कोशिश करें कि यहां पर इस एरो की लेंथ इस एरो की लेंथ इक्वल रहे, क्योंकि देखिए ये v1 डैश इक्वल है v2 के। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, v2 डैश फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मास m2, वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन इज, उसको उठा के यहां पर लिखेंगे आप v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 अवर m1 प्लस m2। कोशिश करें कि आप इन इक्वेशंस को जुबानी याद कर लें, बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस हैं, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अच्छा, इनको याद करने की एक ट्रिक है कि यहां पर आपने क्या करना है, v1 और यहां पर v2 लिख देना है, नीचे तो आपने याद रखना है कि m1 प्लस m2 ही आएगा। अब यहां पर ये पहली टर्म है तो m1 माइनस m2, ये दूसरी टर्म है तो 2m2 हो जाएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें क्या है कि v2 डैश, यहां पर v1 यहां पर v2, नीचे m1 प्लस m2 आ जाएगा m1 प्लस m2। देखिए उसमें दूसरी टर्म में था, दूसरी टर्म थी 2m2 आया था, यहाँ पर पहली टर्म होगी तो 2m1 आएगा, और यहाँ पर दूसरी टर्म है तो m2 माइनस m1 होगा, वहां पर पहली टर्म थी तो m1 माइनस m2, यानी इस तरह को ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां से अब इस केस में क्या हो जाएगा, यही सेंटेंस दोबारा लिखेंगे, इन दिस केस, इस केस में भाई क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m, कमा, अब यहां पर आपने m1 की जगह पर भी m पुट करना है, m2 की जगह पर भी m पुट करना है, पुट कर दे, वहां से आपको v2 डैश मिल जाएगा। तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, और साथ में क्या आ जाएगा v2। यहां से अब आप इम्प्लाइज करके क्या लिखेंगे, v2 डैश, यानी v2 डैश इसी को आ जाएगा 2m, ये m प्लस m भी क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय 2m। यहां पर क्या है, v1 है तो v1 इसी तरह से आ जाएगा, प्लस m माइनस m क्या हो जाएगा 0, इसको आप 0 के इक्वल रख दें, डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m, तो v2 क्या हो जाएगा, इसी तरह से साथ आ जाएगा। अब यहां से v2 डैश निकल कर आएगी आपके पास, v2 डैश इज इक्वल टू 2m कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये v1 हो जाएगा, प्लस 0 ओवर समथिंग क्या हो जाएगा 0 ही, तो लिख दें दिस इंप्लाइज दैट v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो v2 डैश आपने डायग्राम में भी लिख देना है, v2 डैश इज इक्वल टू v1,
अब यहाँ पर आपने ऐसा ही एरो ड्रा करना है जैसा आपने V1 के लिए किया है, तो वही एरो आप उठा के यहाँ पर ड्रा कर दें, ये चीज हो जाएगी। तो यहां से फिर हमें क्या पता चला कि जब M1 ने जाकर M2 के साथ कोलाइड किया, ऑब्वियसली M2 भी पहले मूव कर रहा था, तो M1 की वेलोसिटी M2 से कुछ ज्यादा होगी तभी जाकर उसको कोलाइड करेगा। जिस तरह मैंने आपको इलास्टिक बुलियन इन वन डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये M1 जाके उसके साथ कोलाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी, V1 की इक्वल हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और किसी इक्वल हो जाएगी, V2 की इक्वल हो जाएगी। यहां पर फिर अब कंक्लूजन हमने लिखना है या रिजल्ट, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले आप हेडिंग लगाएंगे रिजल्ट की और उसके बाद आप रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या निकला है भाई, आफ्टर कुलियन लिखेंगे, आफ्टर कुलियन यानी कुलियन के बाद क्या हुआ है, आफ्टर कुलियन V1 dash is equal to V2, V1 dash is equal to V2 and V2 dash is equal to V1, V2 dash is equal to V1। अब यहां पर जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यूजुअली 2 या 3 केसेस वो पूछ लेता है, तो आपने प्रॉपर ये वाली डायग्राम इसी फॉर्म में आपने ड्रा करके आनी है जिस तरह मैंने ड्रा की है, और फिर यहां पर आपने ये सारा का सारा करके आना है और साथ रिजल्ट की हेडिंग भी जरूर लगानी है। हर केस में हम रिजल्ट की हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे, क्योंकि हेडिंग्स का बड़ा इंपैक्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। केस 2 में क्या होगा, व्हेन M1 एंड M2 आर इक्वल। देखिए यहां पर ये M1 और M2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपने कोशिश करनी है इनको बराबर ही ड्रा करना ताकि इक्वल नजर आए। While M2 is at rest, जबकि M2 क्या है, रेस्ट पर है। अब M2 के रेस्ट पर होने से क्या मुराद है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, इट्स मीन V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पेपर में क्या करते हैं, यहाँ पे एरो डाला हुआ होता है तो वहां पे तो फिर ज़ाहिर मार्क्स कटेंगे, क्योंकि V2 जब है ही 0 तो यहाँ पे एरो डालने का क्या मकसद है, मूव कर ही नहीं रहा, इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी ना। फिर अब M1 क्या है, ये मैस मूव कर रहा है जो कि M2 स्टेशनरी मैस के साथ जाके कोलाइड करेगा। M1 किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेट्स से ये V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिस तरह हम पहले V1 लेते रहे हैं। अब इस केस में हमने क्या निकालनी है, V1 डैश और V2 डैश निकालनी है। तो यहां पर फिर हमने क्या निकालना है, V1 डैश और V2 डैश। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, V1 डैश। V1 डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास M1 आफ्टर कुलियन, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मास M1 आफ्टर कुलियन इज, भाई आफ्टर कुलियन जो M1 की वेलोसिटी है वो क्या होगी, इज V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, साथ में क्या हो जाएगा, V2। इन दिस केस नीचे क्या लिखेंगे, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस, तो भाई इस केस में क्या हो रहा है, M1 और M2 आपस में इक्वल हैं, तो लिखते हैं M1 इज इक्वल टू M2। जब ये इक्वल है तो इनको M के इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल जो है। While M2 is at rest and M2 जब रेस्ट पर होगा तो उस केस में क्या होगा, V2 0 हो जाएगा, कि यानी मूव नहीं कर रहा, V2 0 है। तो इस केस में ये वाली जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, V1 डैश इज इक्वल टू M1 की जगह पर भी M माइनस M2 की जगह पर भी M डिवाइडेड बाय M प्लस M, और साथ V1 आ जाएगा इसी तरह से, प्लस 2M डिवाइडेड बाय M प्लस M। V2 क्या है, 0 है, तो इसको 0 ही आप पुट कर दें। तो यहां से V1 डैश किसकी इक्वल हो जाएगा, V1 डैश इज इक्वल टू M माइनस M क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय M प्लस M क्या हो जाएगा, 2M, साथ में V1 इसी तरह से, प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, प्लस 0 हो जाएगा। यहां से दिस इंप्लाइज दैट V1 डैश इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, दिस implies that V1 dash is equal to 0। इट्स मीन यहां पर V1 डैश किस इक्वल है, 0 के इक्वल है। सिमिलरली फिर यहां पर भी एरो नहीं आएगा क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कुलियन इज, यही लिखेंगे क्योंकि V2 डैश निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कुलियन इज, आफ्टर कुलियन इज, तो भाई पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, साथ में V1 आएगा प्लस M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 और साथ में क्या है v2। अब इस केस में भी क्या होगा, यही कंडीशन हमें लगानी है, तो इसी जुमले को दोबारा से लिख दें। इन दिस केस m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m एंड v2 इक्वल टू 0। तो यहां पर फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये सब चीजें लगा देंगे। v2 डैश इज इक्वल टू 2m हो जाएगा m1 की जगह पर, क्योंकि m लगाना है, डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m। v2 क्या है, 0 है, तो इसको 0 के ऊपर रख दें। दिस इंप्लाइज दैट v2 डैश इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m भी क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 2m डिवाइडेड बाय 2m, साथ में क्या है v1 है, तो v1 इसी तरह से लगा दें, प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 किस इक्वल हो जाएगा, 0 के, प्लस 0। 2m कैंसिल, v2 डैश किस इक्वल हो जाएगा, v1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, v2 डैश को इक्वल टू v1 कर देंगे। तो जितना एरो आपने यहां पर ड्रा किया है, इतना ही एरो आप यहां पर भी ड्रा कर देंगे, जो ये शो करेगा कि v2 डैश v1 के ही इक्वल है। तो यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि जब m2 रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है, m1 मूव कर रहा है v1 के साथ, जब वो जाकर कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन m1 रेस्ट पर आ जाएगा और m2 जो है वो m1 की वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो कि v1 है। तो रिजल्ट में हम यही चीज उठाकर लिख देंगे, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। देखिए गिवन यही था ना कि m1 और m2 इक्वल थे, व्हाइल m2 इज एट रेस्ट, तो हमने ये लिखा है व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड m2 इज एट रेस्ट, देन आफ्टर कुलियन, यानी कुलियन के बाद m1 कम्स टू रेस्ट, m1 रेस्ट पर आ गए क्योंकि v1 डैश यहां से 0 हो चुकी है, एंड m2 बिगिंस टू मूव विद सेम वेलोसिटी, और m2 उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिसके साथ m1 इनिशियली मूव कर रहा था, with which m1 was moving initially before collision। यानी बिफोर collision जिस वेलोसिटी के साथ m1 मूव कर रहा था, आफ्टर collision उसी वेलोसिटी के साथ m2 मूव करेगा। तो यहां से ये रिजल्ट भी आपको समझ आ चुका है। अब हम मूव करते हैं केस 3 की तरफ। नेक्स्ट है केस 3, व्हेन ए लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। यानी एक लाइट बॉडी है जो कुछ इस तरह की है, जिसका मैस बहुत कम है, वो कोलाइड करती है एक मैसिव बॉडी के साथ जो कि रेस्ट पर है। अब मैसिव बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, इट मीन इनिशियली v2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां पर कोई एरो नहीं आएगा क्योंकि v2 क्या है, 0 है। क्या कहता है कि लाइट बॉडी कोलाइड करती है, इट्स मीन ये जो m1 है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, v1 के साथ। ये जो m1 है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, यानी m2 इस m1 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जिस तरह के लेट से हम एग्जांपल लेते हैं बॉल की, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हार्ड बॉल जब आप मार्बल फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं, अगर वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस आ जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो भाई वो इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल थी। एक्चुअली तो उसने अर्थ के साथ कोलाइड किया, अर्थ का मैस तो बहुत ज्यादा है, तो बॉल का मैस तो बहुत कम है अर्थ के मुकाबले में, इसलिए जो बॉल का मैस है अर्थ से कंपेयर किया जाए वो तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बहुत कम है। सिमिलरली यहां पर ये जो मैस m1 है, इसने भी जाकर कोलाइड करना है बहुत ही मैसिव बॉडी के साथ। ये क्योंकि बहुत ही मैसिव है, बहुत ज्यादा मैस है m2, इसलिए m2 के मुकाबले में हम कहते हैं कि m1 कोई चीज नहीं है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर फिर हम एक्चुअली क्या करेंगे कि m1 को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, फिर देखेंगे कि v1 डैश और v2 डैश क्या आती हैं, और साथ के साथ v2 को 0 रखकर चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी of mass m1 after collision is ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या आएगा आपके पास, v1 आएगा, प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या आएगा, v2। इन दिस केस v2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमने क्या कहा है कि मैसिव बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, मैसिव बॉडी एट रेस्ट। v2 तो 0 है, और उसके साथ नेक्स्ट चीज क्या है कि एक लाइट बॉडी मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड कर रही है, ये लाइटर बॉडी है, ये मैसिव बॉडी है, इसका मैस बहुत ज्यादा है, यानी m2 बहुत ज्यादा है m1 की बनिस्बत। तो क्या लिखेंगे, m2 ग्रेटर देन m1। इस ग्रेटर को 2 मरतबा लिखने का मकसद ये है कि m2 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस m1। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब m1 बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। m1 कैन बी नेग्लेक्टेड
एज कंपेयर टू M2, एज कंपेयर्ड टू M2। यहां पर अब कुछ स्टूडेंट से क्या किया होता है, M1 को डायरेक्टली जीरो के ऊपर पुट किया होता है। भाई जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है यहां पर, बट इसके मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए हमने लिखा है कि M1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू M2। इस केस में फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, यहां पर भी आप कॉमा डाल दें, कॉमा दिस इक्वेशन V1 डैश, जहां जहां पर M1 है उसको आप नेग्लेक्ट करते जाएं, जस्ट यहां पर M2 ही रहता जाएगा, M1 यहां से नेग्लेक्ट होता जाएगा। तो अब जब M1 को आपने नेग्लेक्ट किया है तो यहां पर फिर साइन कौन सा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का क्यों आएगा, क्योंकि आप एक चीज को छोड़ रहे हैं। जब भी फिजिक्स में किसी चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो फिर किस तरह से लिखेंगे, माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 को फिर नेग्लेक्ट कर दें, M2 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा V1 प्लस 2, यहां पर M2 तो इसी तरह से रहेगा, बट M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा तो M2 रह जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा V2 क्या है 0, तो V2 को 0 आप पुट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट ये जो M2 है और M2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, V1 डैश नियरली इक्वल टू माइनस V1 प्लस क्या हो जाएगा 0, समथिंग मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। तो यहां से क्या पता चला कि V1 डैश इज नियरली इक्वल टू माइनस V1। तो यहां पर अब माइनस V1 की क्योंकि इक्वल है तो इसको आप उल्टा देंगे, यहां से इतना ही एरो ड्रा करेंगे जितना कि आपका ऊपर जगह पर था, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। देखिए V1 डैश इक्वल है V1 के, बट डायरेक्शन अपोजिट है, साथ माइनस इंडिकेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जी हो जाएगी। V1 डैश इज नियरली इक्वल टू माइनस V1, ये आपने लिख दिया। देन अब नेक्स्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कोलिजन हमने देखनी है V2 डैश, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कोलिजन इज, यानी कोलिजन के बाद जो M2 की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इसी एक्सप्रेशन को लिखें, V2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, साथ में क्या आ जाएगा V2। इस केस में भी आपने यही वाला सेंटेंस उठाकर नीचे लिख देना है, यहां पर इन दिस केस V2 is equal to 0 and M2 is greater than M1, comma M1 can be neglected as compared to M2, can be neglected as compared to M2। तो इस केस में फिर V2 डैश किसकी इक्वल हो जाएगा। अब देखें यहां पर भी क्या होगा, ये M1 भी जब आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये M1 भी आप नेग्लेक्ट करेंगे, थोड़ा रफ साइड पर करते हैं, क्या बनेगा 2m1 अवर M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2। जब आप इस M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस M1 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, यहां पर M2 बहुत ज्यादा है, तो भाई जब नीचे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। देखिए जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज से डिवाइड हो रही हो तो आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब है यहां पर भी हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ही लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2m1 अवर M1 प्लस M2, ये किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 प्लस M2 माइनस M1 है, तो इसको क्या लिखेंगे M2, क्योंकि M1 को हमने क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय, यहां से भी M1 को नेग्लेक्ट करें तो पीछे क्या बच जाएगा M2, और साथ में क्या आ जाएगा V2 क्या है 0, तो 0। इट्स मीन यहां से आपके पास V2 डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके आ गए 0 के। भाई ये पहले भी 0 के इक्वल था, अभी भी ये क्या है 0 के इक्वल है। यहां पर अब क्योंकि V2 डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो यहां भी आप यही लिख देंगे V2 डैश वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 0, यानी ऑलमोस्ट 0 ही है। आफ्टर कोलिजन M2 रिमेन्स एट रेस्ट,
यानी कुलियन के बाद अब क्या हो रहा है, v2 डैश क्योंकि जीरो है, यहां पर भी एरो नहीं लगेगा क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पे रहता है, व्हाइल m1 बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी एज बिफोर कुलियन, और जो m1 है वो उसी वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी इतनी होगी जितनी बिफोर कुलियन थी। बिफोर कुलियन भी m1 की वेलोसिटी v1 थी, आफ्टर कुलियन भी m1 की वेलोसिटी v1 ही है, बट डायरेक्शन उसकी रिवर्स्ड हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर -1 है, इसी हम लिखा है व्हाइल m1 बाउंसेस बैक, वो वापस आ जाएगा विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ एज बिफोर कुलियन, जितनी कुलियन से पहले थी। नेक्स्ट है केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 क्या है, व्हेन ए मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। देखिए ये एक मैसिव बॉडी है जो कि मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी कुछ है v1, और ये जाके कोलाइड करती है लाइट स्टेशनरी बॉडी से, स्टेशनरी मीन v2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर इस केस में ये जो m1 है ये बहुत बड़ा है m2 से, इसका मतलब है m2 बहुत ज्यादा छोटा है m1 से, और m2 को यहां पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। पिछले केस में क्या था, m1 बहुत छोटा था, इस केस में क्या है, m2 बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि m2 को m1 के मुकाबले में क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इस केस में भी हमने v1 डैश v2 डैश निकालनी है, यानी जब ये उसके साथ कोलाइड करेगा तो उसके बाद v1 डैश और v2 डैश क्या होंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर उसी तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कुलियन, यानी कुलियन के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कुलियन इज v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या होगा v2। इस केस में क्या है, v2 तो 0 है, इन दिस केस v2 इज इक्वल टू 0, एंड सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2, ग्रेटर देन लगा दिए, इसका क्या मतलब है, बहुत ज्यादा बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2 कम, सो m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, m2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, m2 को नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू m1, तो v1 डैश क्या हो जाएगा। देखिए यहां से फिर आप एक चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, क्योंकि एक चीज को आप छोड़ रहे हैं यहां से उसके स्मॉल होने की वजह से, तो m2 को यहां से छोड़ेंगे, m2 को नेग्लेक्ट करते जाए, m1 m2 को नेग्लेक्ट कर दिया, नीचे फिर m1 m2 को फिर नेग्लेक्ट कर दिया, साथ क्या आ जाएगा v1। यहां पर अब क्योंकि ये v2 0 है, जब v2 0 है तो इसकी वजह से ये होल टर्म 0 हो जाएगी, तो यहां पर आप बेशक डायरेक्टली 0 लिख दें। दिस इंप्लाइज दैट v1 डैश इज नियरली इक्वल टू m1 कैंसिल, तो ये नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 के। इट्स मीन यहां पर जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कुलियन भी कितनी रहेगी, v1 ही। यहां पर v1 ही जब रहेगी तो इसी एरो को हम यहां पर दोबारा से ड्रा करेंगे, इतना ही, v1 डैश इज नियरली इक्वल टू v1, यानी ये v1 के नियरली इक्वल ही आएगी। यहां पर आपको ये तो मालूम हो चुका, अब उसके बाद क्या करना है, हमने v2 डैश फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कुलियन इज, वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कुलियन इज, यानी कुलियन के बाद जो m2 की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कुलियन इज, वो हमें इस फॉर्मूला से मिलती है, तो क्या लिखेंगे, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या आएगा v1, और देन प्लस इसी तरह से m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में क्या आएगा v2। इधर भी आपने अगेन से यही सेंटेंस उठाकर लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, इन दिस केस v2 इज इक्वल टू 0 एंड सिंस m1 ग्रेटर देन m2 कम, सो m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, m2 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू m1, एज कंपेयर्ड
2m1। तो यहां से फिर आपको क्या मिल जाएगा, v2 डैश। देखिए भाई यहां पर भी कुछ आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो देन अगेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आप m2 को छोड़ रहे हैं ना यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, 2m1 तो इसी तरह से रहेगा डिवाइडेड बाय, यहां पर m1 बहुत बड़ा है, ये तो इसी तरह से रहेगा। m2 को आपने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। साथ v1 इसी तरह से प्लस v2 यहां पर भी जीरो है, तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसको डायरेक्टली आप जीरो कर दें, प्लस जीरो। दिस इंप्लाइज दैट v2 डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहां पर भी ये हमारे पास m1 था, ये m1 कैंसल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2v1। इसका मतलब है कि जो v2 डैश है ये क्या बन जाएगा, 2v1। तो यहां पर आप कोशिश करें कि जो एरो ड्रा करेंगे वो कम से कम इससे कुछ डबल ड्रा करें, क्योंकि 2v1 आया है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, v2 डैश इज नियरली इक्वल टू 2v1। तो भाई ये 2v1 के इक्वल आता है। इसका मतलब है कि जब यहां पर लाइट बॉडी स्टेशनरी होगी और उसका मैस बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू दिस, तो जब एक मैसिव बॉडी जाकर उसको कोलाइड करेगी तो क्या होगा कि वो बहुत तेजी से आगे भागना शुरू हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2v1 की इक्वल हो जाएगी, यानी इससे डबल हो जाएगी, और इसकी अपनी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो v1 ही रहेगी। यहां पर रिजल्ट में अब हमने क्या लिखा है, आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी, यानी ये जो मैसिव बॉडी है इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आया, पहले भी v1 ही थी, बाद में भी v1 डैश भी v1 ही आई है अप्रॉक्सीमेटली। बट द लाइटर बॉडी बाउंसेस ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो लाइटर बॉडी है वो आगे की तरफ भाग जाती है, बाउंसेस ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, विद अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट बॉडी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी, यानी ये जो इंसिडेंट बॉडी थी इसकी वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, लिहाजा v2 डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2v1। तो यहां तक ये केसेस कंप्लीट होते हैं। आपने प्रॉपर इसी तरह अपने नोट्स में लिखना है, पहले ऊपर हेडिंग लगानी है केस की, ये वाली लाइन भी अपने मार्कर से लिखनी है, और कोशिश करें कि यहां पर हेडिंग्स के लिए आप कट मार्कर यूज करें। किस तरह से, यहां पर आप थोड़ा मोटा मार्कर यूज करेंगे, देन ये वाली हेडिंग लिखने के लिए आप थोड़ा सा बारीक मार्कर यूज करेंगे, उसके बाद ये आप पेन से लिखेंगे, देन ये रिजल्ट की हेडिंग भी आप बारीक मार्कर्स के लगाकर यहां तक लिख देंगे। फाइनली कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी हेडिंग आपने कौन से मार्कर से देनी है, कौन से किस तरह से देनी है। सारी की सारी ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताता हूं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मैक्सिमम फुल मार्क्स लेकर जाते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप जो हेडिंग्स देते हैं उनको प्रेजेंट करने की, फिर ये वाली चीज जब आपने ऊपर मार्कर से लिखी हुई होती है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाई हुई होती हैं, फिर ये एरो की लेंथ प्रॉपर आपने जिस तरह मैंने बताया इस तरह की भी होती है, तो वहां पर फिर आपको फुल मार्क्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आपने इसी तरह सारे का सारा ये नोट्स में लिखना है, पेपर में भी लिखकर आना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन के आता है, व्हेन टू बॉडीज हैविंग masses m1 एंड m2 कोलाइड विद ईच अदर डिस्कस द फॉलोइंग केसेस। वहां पर आपको 2 या 3 केसेस की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, फिर उनको आपने यहां पर नीचे लिखना होता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में एक आध केस पूछ लिया जाता है, और वो भी कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हेन अ मैसिव बॉडी collides with the light stationary body, then what is the effect on the velocity of the massive body। तो यहां पर आपने m1 की जो वेलोसिटी होगी v1 डैश उसको निकाल के लिख देना है, यानी आपसे यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 4 केसेस हैं, हर केस में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका मतलब है 4 केसेस में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इस मर्तबा क्लास 11 फिजिक्स न्यू बुक में न्यू आर्टिकल ऐड किया गया है। वो आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।